हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग सही से होंगे। तो फिर वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी इचन फैनफिक। मैंने जो पिछले वीडियो शेयर किया था उनमें से काफ़ी सारे कमेंट थे कि हमेशा टॉप को ही क्यों ऊपर रखा जाए और हमेशा विंग को ही क्यों दर्द झेलना पड़ता है। तो फिर आप लोगों को शिकायतें को सुनकर मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बार आप लोगों के डिमांड के हिसाब से इस स्टोरी को बनाऊंगी जिसमें विंग वांग जी को दर्द देने वाला है। हाँ, इसलिए विंग बॉटम ही है और वांग जी टॉप ही है, लेकिन इस बार टॉप ऊंचाई पे नहीं है, बॉटम ऊंचाई पे होगा। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। आप लोगों का एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। आप लोग अपना प्रीसियस टाइम निकाल के मेरी स्टोरी को सुनते हो, स्टोरी में कमेंट करते हो, इससे ज़्यादा खुशी की बात है और कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, ऐसे ही मेरे वीडियोस को प्यार देते रहना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। क्वीन अपने कमरे में था। कुछ देर पहले उसके दिमाग में एक बम फोड़ा गया था। कुछ देर पहले उसे उसके डैड ने बताया था कि उसके डैड ने विंग की शादी विंग के बिना बताए एक लड़की से कर दिया है, मतलब तय कर दिया है। और विंग को हर हालात में उससे शादी करनी ही होगी। विंग अपने मन में सोचता है, मैं उसका एक लौता बेटा हूँ, उनके सारे प्रॉपर्टी का एक लौता वारिस हूँ। ये लोग मुझे मुझे कैसे इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं और मेरी शादी कैसे इंसान से करवा सकता है जो कि हमारी बराबर भी नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ये शादी नहीं कर सकता। मुझे मुझे भाग जाना चाहिए। हाँ, पिछली बार भी मैंने भाग गया था, इसलिए मेरी शादी कैंसिल हो गया था। इस बार इस बार भी मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ये शादी तो हर किस नहीं करूँगा। अगर मेरे डैड शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। मैं भी उन्हीं का ही बेटा हूँ। मुझे भी अच्छी तरह से आता है उनको संभालना। वो हर वक्त अपना मर्मर मुझ पे ही की चलाता है। और वो मेरे शादी एक ऐसे लड़के से कैसे कर सकता है जिसके पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है। मैं बचपन से ऐसे पला बड़ा हूँ और मैं उस घर में जाकर रहूंगा। ये सोचते सोचते विंग अपना कपड़े को पैकिंग कर रहा था। देखते ही देखते विंग के पैकेज कंप्लीट हो गया। उसने इधर उधर देखा, बाहर उसके डैड के कुछ बॉडीगार्ड्स थे जो कि उसी के ऊपर नजर गड़ाए बैठा था, क्योंकि आज से ठीक 2 दिन बाद विंग की सगाई करवाने जाने वाला था। और सगाई के बाद डायरेक्ट शादी उसी दिन में। सुबह को सगाई और शाम को शादी। लेकिन विंग को तो ये शादी बिल्कुल नहीं करना था। विंग अपने प्रॉपर एज में भी नहीं आया। विंग की उम्र सिर्फ 21 साल है और इस उम्र में उसके सारे दोस्त पार्टी करते हैं। वाह, पार्टी करते हैं, क्लब पे जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, वेकेशन मनाने जाते हैं, अपना फुल लाइफ एंजॉय करते हैं। और विंग इस उम्र में शादी करे हर किस नहीं। विंग का पापा पागल हो गया है। या विंग की इस उम्र में शादी कराने पर तुला हुआ है, और वो भी एक ऐसे इंसान से जो कि उन लोगों का बराबर भी नहीं है। विंग बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा शरारती था। उसे एक पिंजरे के अंदर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी कभार जब वो कुछ शरारतें या फिर कुछ नटखटे कर दिया करता था, उसके फादर उसे उसके कमरे में लॉक कर देते थे, उसे बाहर तक निकलने नहीं देते थे। इसीलिए विंग ने अपना एक खुफिया रास्ता बनाया था जिससे वो बाहर जा सके। विंग के डैड को क्या लगता है कि वो इस सब करके विंग को रोक पाएगा? उन्हें तक बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनका बेटा क्या सच चीज है। साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर विंग उससे शादी नहीं करेगा तो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा और सारी प्रॉपर्टी उस इंसान के नाम कर देगा। उसके पापा अभी बौखला गए हैं। पिछली बार की तरफ विंग इस बार भी भाग जाएगा और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब वापस आएगा। उसके बाद तब उसे कुछ नहीं कह सकेंगे जैसे कि पिछली बार नहीं कह सका था। विंग अपने बैग में कुछ पैसा ले लिया था। विंग अपने लगेज को लेकर खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। और विंग उसका पर्सनल बाइक था, बहुत तरह तरह की कार था। लेकिन अगर वो इस टाइम पे कार या फिर बाइक लेकर बाहर जाएगा तो उसके
डैड की लगाए हुए उस सो कॉल्ड बॉडीगार्ड्स उसे देख लेंगे। विंग ये रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। वो वहां से बाहर निकलता है, थोड़ी दूर जाकर एक कैब बुक करता है और फिर बीजिंग के सबसे बड़े होटल होटल गोल्डन वैली में जाता है। यह विंग के लिए एक लग्जूरियस प्लेस था और अपने पापा के पैसों को उड़ाने का एक जरिया था। जब भी विंग को अच्छा नहीं लगता था, घर में बोरियत फील होता था, वो उस होटल में चला जाता था। सिर्फ से अकेला ही नहीं जाता, बल्कि वो तो अपने सारे दोस्तों को ले जाता था और अपने बाप के पैसों से सबको ऐश कराता था। विंग सीधा उस होटल में चला जाता है। वो चाहता था तो वो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकता था, क्योंकि वो वहाँ का एक वीआईपी कस्टमर था। लेकिन विंग सीधा जाकर वहाँ रूम लेना चाहता था, इसीलिए उसने कैब वाले को अपने बैग में जो वो नोट के बंडल लेकर आया था वो दे देता है। कार वाला कहता है, सर आपके पैसे इतने ज़्यादा नहीं हुआ, मैं ये नहीं ले सकता। विंग उससे कहता है, नहीं ले सकते मतलब क्या, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें रखना होगा, और वैसे भी तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद किया है। और विंग, एक बार अगर किसी ने विंग की मदद कर दिया तो विंग उसे कभी भी नहीं भूलता। पर रख लो, ऐसे भी ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। वो कार वाला फिर भी नहीं लेना चाहता, लेकिन विंग है उस कैब वाले को बहुत ही जबरदस्ती किया, जिसके बाद कैब वाले ने सारे पैसे रख लिया। वैसे भी बंदा अगर बंदा चाहे कितने भी सीधा साधा और सच्चा हो, पैसा के आगे सबकी नजर झुक ही जाता है। विंग उस कैब वाले को देखकर थोड़ा सा स्मिक करता है और सोचता है, देखो पैसा के आगे इसकी भी नियत बदल गया। मैंने तो सोचा था कि ये हरगिज नहीं लेगा, लेकिन 2 बार मना करने के बाद, तीसरी बार बोलने के बाद ये खुद ही लेकर चला गया। वैसे भी मुझे क्या, ये पैसा तो मेरे हाथ की मैल है। मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ इसे उड़ा सकता हूँ, सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम है। एक कह के विंग होटल गोल्डन वैली की तरफ चला गया। रिसेप्शन के जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मुझे मेरा वाला रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी फाइल को चेक किया और फिर कहा, ठीक है सर, आप अपना बुकिंग कर दीजिए, हम आपको कीज दे देते हैं। विंग हाँ में सिर हिलाता है और अपने कार्ड्स को निकलता है। अपने कार्ड्स को निकल कर वो जब स्कैन करने गया, वो रिसेप्शनिस्ट विंग की तरह देखता है और कहता है, आई एम सॉरी सर, लेकिन शायद आपने गलत कर दे दिया। विंग उसकी तरफ देखते और कहता है, गलत कर मतलब क्या है तुम्हारा, मैंने अपना कार्ड दिया है। लेकिन उस रिसेप्शनिस्ट ने उसके सामने ही दिखाया कि उस कार्ड में पैसा नहीं है, बल्कि कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। विंग ने सोचा कि शायद उसने काफी दिन से उस कार्ड को इस्तेमाल ही नहीं किया, इसीलिए कार्ड ब्लॉक हो गया। उसने तुरंत अपना गोल्डन कार्ड निकाला और रिसेप्शनिस्ट को दे दिया। रिसेप्शनिस्ट ने फिर से स्कैन किया, लेकिन फिर से वही दिखा रहा था। रिसेप्शनिस्ट फिर से कहता है, माफ कीजिएगा सर, लेकिन इस कार्ड में भी ब्लॉक दिखा रहा है। आई थिंक आपके अकाउंट में शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। विंग से कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम, हाँ ये गोल्डन कार्ड है, तुमने कभी देखा हुआ है गोल्डन कार्ड, हाँ तुमने अपने पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा, इसीलिए तुम इसे पहचान नहीं रहे। यहाँ एक गोल्डन कार्ड कैसे ब्लॉक हो सकता है, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अकाउंट से सारे पैसे चले जाए। तुम्हें पता है मेरे अकाउंट में मिलियंस में पैसा है। मैं यू यू अपने हाथों के मैल की तरह अपने पैसों को इस्तेमाल करता हूँ, और तुम आज मुझे कह रहे हो कि मेरे अकाउंट पर पैसा नहीं है। विंग जो कि गुस्से से उस रिसेप्शनिस्ट की तरह देखकर इसके ऊपर चिल्ला रहा था। रिसेप्शनिस्ट जो कि काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन ये उसका जॉब था, उसे करना ही था। किसी वीआईपी इंसान के लिए वो एक ऐसे कार्ड को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और उसकी क्या गलती है, ये तो खुद मशीन नहीं ले रहा है, तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट क्या कर सकता है। विंग फिर से उस रिसेप्शनिस्ट पर चिल्ला रहा था, जो कि सिर नीचे करके खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सारी गलती उस रिसेप्शनिस्ट की है, विंग की कुछ गलती ही नहीं है। तभी मैनेजर आया और कहा कि क्या हुआ। उसने देखा कि विंग उसी रिसेप्शनिस्ट को डांट रहा था। मैनेजर विंग को देखा और कहा, अरे अरे सर, आपको क्या हुआ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर उसने आपको परेशान किया, तो मैं उसकी तरफ से आपको माफी मांगता हूँ। उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता, उसे बस आए हुए किसी कुछ ही महीने हुआ है,
मैं उसकी तरफ से माफ़ी माँगता हूँ। आप वही उसी तरह देखता रह गया था। तुम्हें पता है इसने क्या किया? इसने कहा कि मेरे गोल्डन कार्ड के अकाउंट में पैसे नहीं है। मैं मिलियर्ड्स में पैसे खर्चा करता हूँ। तुम्हें तुम्हें तो पता होगा ना कि मैं यहाँ पर कितना पैसा उड़ाता हूँ। और ये मुझे कह रही है कि कार्ड बाउंस्ड हो गया है। अब खुद मैनेजर विंग से फिर से माफ़ी माँगता है। उसके कार्ड को लेता है और कहता है, सर मैं अभी कर देता हूँ। शायद उससे कोई गलतफ़हमी हुआ है। ये कहकर रिसेप्शनिस्ट खुद उस कार्ड को स्कैन करने लगा, लेकिन रिजल्ट दोबारा वही दिखा रहा था। हुईम ने बोला, तुम्हारी ये मशीन खराब है, इसे बदलो पहले तुम। उस रिसेप्शन मैनेजर ने तुरंत दूसरा मशीन निकाला जो कि ब्रांड न्यू था और उस कार्ड को स्कैन करने लगा, लेकिन बार बार वही दिखा रहा था। विंग तुरंत अपने फ़ोन को निकालता है और अपने फ़ोन से लॉगिन करके अपने अकाउंट बैलेंस चेक करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं था। एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जहाँ विंग के बिलियंस में डॉलर्स होते थे, वहाँ विंग की एक फूटी कौड़ी तक नहीं था। वो विंग के अकाउंट का एक्सेस उसके अलावा सिर्फ उसके डैड का है के पास है। इसका मतलब ये कारनामा विंग के डैड का है। वो वो मुझे जान से जीने भी नहीं देंगे। उन्हें क्या लगता है वो मेरी कार्ड को ऐसे ब्लॉक कर देंगे, मेरे अकाउंट को खाली कर देंगे और मैं दौड़ भागता हुआ उनके पास भीख मांगने के लिए चला जाऊंगा? हर किस नहीं। इस हालत में अगर मैं गया तो वो मुझे फोर्स करेंगे उस शादी को करने के लिए। मुझे मुझे कुछ ना कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। ये कह के वो विंग वहां से निकल गया। मैनेजर विंग से कहा, देखिए सर, आप हमारे वीआईपी कस्टमर हैं, हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपके रूम बुकिंग ही नहीं है और हम सिर्फ आपको एक रात के लिए ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अगले दिन किसी और ने रूम को बुकिंग किया है। वेंजी से बेहद गुस्सा आता है। ये होटल, ये मैनेजर अपने को समझता क्या है? हाँ, विंग पिछले कितने सालों से यहाँ आता हुआ आ रहा है। वो कितने मिलियंस में पैसा खर्च किया है इस होटल के ऊपर, और ये लोग विंग को एक रात की सिर्फ एंट्री देंगे? क्या ये विंग को भिखारी समझते हैं? और इस भीख को लेने के लिए विंग का ज़मीर कभी भी नहीं मानेगा। विंग खुददार है, ये खुद कुछ ना कुछ कर लेगा। ये सोचकर विंग तुरंत गुस्से से वहां से बाहर निकल जाता है और फिर बाहर आके वो होटल के लॉबी में बैठकर सोच रहा था कि वो क्या किया करे, आखिर किया क्या जाए। तब फिर उसे अपने दोस्तों के बारे में याद आता है। वो एक एक करके सभी को फोन ले लाता है, लेकिन या तो कोई विंग का फोन नहीं उठा रहा था, और अगर उठा रहा था विंग उनसे कह रहा था कि विंग को बस एक वन नाइट स्टैंड करना है उनके घर पे। विंग बस एक रात रहने वाला है। सभी लोग इनके मुंह के ऊपर मना करते थे, तो कुछ कुछ उसे ये बहाना दे रहा था कि अभी नहीं, अभी अभी तो हमारे घर पे कोई कमरा खाली नहीं है, या फिर कोई ये बहाना दे रहा था। मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। वो तो मुझे भी पसंद नहीं करता कि मैं जाकर तुमसे मिलूं। अमीन थका हुआ उसी लॉबी में बैठा हुआ था। ये इंसान, ये सारे छोटे इंसान अपने आप को समझता क्या है यहाँ? इसीलिए फिंग कभी भी अपने आप से छोटे इंसान को अपना दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि एंजॉयमेंट के टाइम, उनकी ज़रूरत के टाइम वो आपको इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको उनका ज़रूरत होगा वो आपका साथ छोड़ देगा। विंग ने बस उन लोगों को इसलिए अपने साथ रखा था कि उनके साथ विंग को अच्छा लगता था, विंग को एंजॉय फील होता था। और आज आज ये लोग के मुंह के ऊपर से ही कहते हैं, लोग आपके पास इसीलिए रहते हैं क्योंकि आपका पैसा होता है, और उससे भी ऊपर आपसे उन लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है। जब आप उन लोगों को देना बंद कर देंगे, वो ही एक ना एक दिन आपसे दूर हो ही जाएगा। क्या वही वहां पर बैठा था, वो मायूस था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ दिया। उसने उठकर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड न्यू मसान के बड़े भाई न्यू विंजे था। न्यू विंजे विंग से पूछता है कि क्या हुआ विंग, तुम ऐसे मायूस होकर के बैठे हुए हो? हाँ, वो उसे कुछ नहीं कहता। वो कहता है, विंग क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? विंग अब उससे तरफ देखता है, और विंग ऐसे ही नॉर्मली कैजुअल उन्हें कह देता है, दरअसल मेरी मेरी कार्ड पता नहीं कैसे ब्लॉक हो गया है, और आज मुझे अर्जेंट होटल में रूम चाहिए था, लेकिन कार्ड ब्लॉक होने की वजह से मेरी मुझे एक तो रूम नहीं मिला, और ऊपर से मेरे सारे दोस्तों ने मुझे मना कर दिया
कि मैं उनके घर पे भी नहीं जा सकता। विंग इस बातों को थोड़ा सा इरिटेट होकर ही बताया था, लेकिन तभी निमिंग ने एक ऐसा आंसर दिया कि विंग पूरा ताज्जुब होकर निमिंग को देखने लगा। निमिंग ने विंग को कहा था, अच्छा तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे घर जा सकते हो। वैसे भी वहाँ तुम्हारा तो सन भी है, वो तो तुम्हें काफी ज्यादा मिस करता है। विंग की आंखों में चमक आ गया था। विंग नीचे की तरफ देखता और कहता, आपका घर? हाँ बिल्कुल, याद नहीं है क्या? बचपन में तो हर वक्त हमारे घर पे खेलने आते थे, और बड़े होने के बाद मैंने अभी मिंजी से कांटेक्ट भी नहीं किया। और मैंने होएसंग से, तुम्हें पता है होएसंग आज भी तुम्हें याद करता है और मुझसे पूछता है कि तुम कैसे हो। जब भी तुम्हारी कंपनी के साथ कोई बिजनेस डील होता है या फिर मैं तुम्हारे घर पे कभी कभार डिनर करने चले जाता हूँ, तो हर वक्त होएसंग मुझसे तुम्हारे बारे में पूछता है, और तुम जाकर उसे पर्सनली मिल सकते हो और तुम दोनों इंजॉय भी कर लेना वहाँ पर। विंग, थैंक यू, थैंक यू गगा। ये कह के विंग उठा ही था कि तभी उसे याद आया, निमिंगजे ये तो उसका हाथर का बिजनेस पार्टनर है। निमिंगजे तो कभी कभार विंग के घर में भी चला जाया करता है। अगर मिंगजे ने विंग के फादर को गलती से भी बता दिया कि विंग उनके साथ है, तो फिर विंग फिर से फंस जाएगा। विंग के फादर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और उसे शादी के लिए हाँ करवा देगा। फिलहाल के लिए निमिंगजे का घर विंग को सही ऑप्शन नहीं लगता। विंग फिर से सोफे पर बैठ गया और कहा, आई एम सॉरी, सॉरी काका, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। निंजा उसकी तरफ देखता है, पूछता है, क्या हुआ? तो क्यों नहीं चल सकते, कुछ प्रॉब्लम है क्या? विंग उसे नहीं बताना चाहता था, किंतु उसके फादर के साथ निमिंग का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। अगर निमिंग ने उसके फादर को बता दिया तो उसके फादर आकर उसे घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाएगा। विंग मिंग से कहता है, क्या गगा, क्या आप वो सब कुछ भूल सकते हैं जो भी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा है? मिंजर से पूछता है कि क्या हुआ, आखिर तुम आज ऐसी वह की बातें क्यों कर रहे हो फिर? क्या कुछ हुआ है? अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। एक तो तुम मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे हो, और ऊपर से तुम मेरे भाई का फ्रेंड हो, और वैसे भी हम लोग तो फैमिली फ्रेंड्स है ना। तो फिर मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझसे जितने हो सके मैं तुम्हारी सारी मदद करूंगा। विंग उसकी तरफ देखकर कहते, क्या काका आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ बताओ कौन सी हेल्प, तुम जो भी कहोगे मैं वो कहूँगा। ठीक है तो फिर प्रॉमिस कीजिए। अरे हाँ, ये बच्चों की तरह प्रॉमिस क्या लगा रखा है, तुम मुझे बताओ तो जरा। नहीं, पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, और हाँ, आप होसन की कसम खाइए। वे, तुम ये क्यों कह रहे हो? हाँ, तुम मुझे जानते हो, लेकिन लेकिन काका फिर भी आप होसन की कसम खाइए। ठीक है, मुझे अपने भाई होसन की कसम, आप कहो कि क्या हुआ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। गगा, आप किसी को नहीं बताओगे ना, आप कसम खाओ। अरे मैंने कसम खाया ना, फिर से खाओ। ओके ओके, मुझे दोबारा मेरे भाई ने वसंग की कसम, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा आज जो भी विन के और मेरे बीच बात होगा। ये कह के विंजे थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। विन अब थोड़ा सा काम हो चुका था, क्योंकि नेम वसंग अपने जुबान का, नेम विंजे अपनी जुबान का पक्का है, और वो अपने छोटे भाई फरसंग से काफी प्यार करता है। अगर उसने फरसंग की 2 बार कसम खाई है, इसका मतलब वो किसी को भी नहीं बताएगा। विंग उस पर पूरा भरोसा कर सकता है। विंग निंजा को बता देता है, दरअसल गगा, मैं अपने फादर से चुपका हूँ। हाँ, तुम तुम्हारे फादर से क्यों? दरअसल आपको, आई मीन आपको कैसे पता होगा? मेरे फादर ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा है, आपको पता है, वो मेरे वहाँ वाले ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, और मेरे फादर ने कहा है कि 2 दिन बाद इंगेजमेंट, और फिर तो इंगेजमेंट के तुरंत बाद शादी करा देंगे हमारे। आप ही बताओ, मैं एक ऐसे स्टेज में हूँ कि मैं शादी करूँ? मेरा एज भी नहीं हुआ, और वो भी एक ऐसे लड़के से जो हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है। अब सोचो मैं बहुत ज्यादा सरवाइव कैसे करूंगा। मिंजा विंग की तरह देखता है, अच्छा ऐसी बात है, इसीलिए तुम चुप रहे हो? हाँ, मैं घर से भाग आया हूँ, और फिलहाल के लिए मेरे फादर ने मेरे सारे कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया, मेरे पास पैसे भी नहीं है। सभी दोस्तों ने मुझे ना कह दिया, मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूँगा।
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे घर पे जाकर रुक सकते हो। मैंने पहले ही प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा। विंग हाँ कहता है और मिंजी के साथ उसके घर में चला जाता है। विंग को देखकर नीहोसेम बहुत ही खुश था। नीहोसेम विंग को एक सच्चा दोस्त मानता था। वो दोनों बचपन से ही खेलते हुए आए थे। लेकिन जब से जैसे बड़ा होता गया, विंग के अंदर घमंड आता गया। विंग के अंदर पैसों का भूत सवार हो गया। वो पार्टी करने लगा, नए नए दोस्त बनाने लगा और फिर हाई स्कूल में दोनों ही अलग हो गए। उसके बाद विंग ने ना तो नीहोसेम से कोई कांटेक्ट रखा और ना ही कभी उसके बारे में खबर तक नहीं लिया। और हुसैन जो कि हर बार अपने पापा से विंग के बारे में पूछते थे, क्योंकि हुसैन के लिए एक उसका लौता दोस्त विंग था। आज हुसैन काफी ज्यादा खुश था विंग को उसी मेंशन में एक बड़ा सा रूम दिया गया था, जिसमें विंग कंफर्टेबली रह रहा था। रात के टाइम दोनों के साथ वो डिनर करता है और फिर वही रहता है, यहाँ तक कि वो 2 दिन तक घर से बाहर भी नहीं निकला था। 2 दिन बाद विंग जाता है और कहता है, विंग दरअसल आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। विंग पूछता है, हाँ काका क्या हुआ बताइए। ये हुसैन भी एक अजीब सी नजरों के साथ देख रहा था और कह रहा था, क्या हुआ काका। विंग जी कहता है, दरअसल मेरे आज विंग के होने वाले हस्बैंड को देखा है। काका क्या क्या कह रहे हैं, मेरे किसी से शादी नहीं होने वाला है, और वैसे भी मैं जब घर जाऊंगा तब ये शादी टूट जाएगा। विंग बोलता है, वो मेरे मंगीतर होने वाला हस्बैंड बिल्कुल नहीं, मैं उससे शादी ही नहीं करने वाला। वो जेंग अब निमिंग से पूछता है, काका क्या ये सच बात है, क्या विंग की कोई हस्बैंड है, आई मीन होने वाला हस्बैंड। विंग जो कि निमोसेन को घूर के देख रहा था। निमोसेन थोड़ी देर के लिए विंग के ऐसे निगाहों से डर गया था। तभी मिंजे ने कहताया, अरे तुम एक बार उसे देख तो लोगे। आई एम डैम श्योर विंग, अगर तुम उसे एक बार देख लोगे तो फिर तुम दोबारा ना कहने की हिम्मत भी नहीं करोगे। तुम्हें पता है वो कितना हैंडसम है। आई मीन अगर तुम्हारे साथ उसकी शादी तय नहीं होता ना, तो मैं पक्का निवसन से उसकी शादी करवा देता। और वैसे भी इतना क्यूट और इतने हैंडसम लड़के को कौन छोड़ता है भला। विंग जो कि क्यूरियस हो गया था हैंडसम। फिर अगले ही पल विंग ने अपने चेहरे को बदलते हुए कहा, चाहे कितने भी हैंडसम हो पर है तो एक गे ना, और मैं कोई गे नहीं हूँ। मुझे अभी एंजॉय करना है, अपना लाइफ जीना है। वैसे किसी लड़के से शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना। एक लड़की होती तो फिर से देखा जाता, लेकिन ये एक लड़का है। मैं कभी भी इसे हाँ नहीं करूंगी। विंग जो कि अब विंग को अपना फोन ऑन करता है और विंग को कहता है, एक बार देख तो लो। लेकिन विंग उस तरफ नहीं देखकर अपने कमरे में चला जाता। मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप लोग डिनर कर लेना, मुझे भूख नहीं है। ये कह के विंग डाइनिंग टेबल से उठ गया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर विंग के एक तो क्यूरियोसिटी हो रहा था और एक गुस्सा भी आ रहा था। क्यूरियोसिटी और पछतावा इस बात का हो रहा था कि उसने काश की मिंजे के बातों को मानकर एक बार उस लड़के को देख लिया होता। आखिर विंग को भी क्यूरियोसिटी थी कि वो लड़का कैसा होगा। आई मीन वो हैंडसम है, लेकिन विंग भी काफी हैंडसम है। विंग से ज्यादा तो हैंडसम वो बिल्कुल नहीं हो सकता। और विंग को गुस्सा इस बात का रहा था कि लिन निंजे विंग के सामने उसके होने वाले हस्बैंड को हैंडसम बोल रहा था। विंग भी तो हैंडसम है। विंग से तो किसी कोई कभी भी नहीं कहता कि वो हैंडसम है, बस हर लोग विंग से ये कहता है कि वो क्यूट है। इस बात से अब विंग बड़ा गुस्सा और चिढ़ा हुआ था। वही रात में यही सोचता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो सोचता है कि उसे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी ये शादी तो होने से रही, ये सोचकर विंग सो जाता है। कुछ दिन ऐसा चलता है। विंग मिंजे के घर में रहता है। मिंजे आने के बाद है विंग के होने वाले सो कॉल्ड हस्बैंड के कुछ तारीखें करता और फिर रील जल भुन जाता और अपने कमरे में चला जाता। हैरानी की बात तो ये की कि जब से विंग घर छोड़ा है, विंग के पेरेंट्स से विंग को एक बार कॉल तक नहीं किया। हालांकि विंग ने उनके नंबर्स को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन उन्हें पर दूसरे नंबर से कॉल तो करना चाहिए था ना। लेकिन सीधे शायद विंग को याद ही नहीं किया। विंग को अब बुरा लग रहा था। उसे घर की वो लग्जरियस चीज की याद आ रहा था। भले ही नीचे विंग के जैसा ही अमीर है, लेकिन वो उसका खुद का कोई नहीं। विंग को जो चाहिए वो मिंजे से तो नहीं मांग सकता ना।
और वैसे भी इतना दिनों तक कौन जगह भर के रह रहा है, उसके घर का खा रहा है। अब एक और कितने दिन रहेगा, लगता है एक महीना से दिन वही कर रहा है। वेन अब डिसाइड कर लेता है कि वो अपने घर जाएगा, क्योंकि इतने दिनों तक उसके फादर के सिर से वो शादी का बोझ जरूर उतर गया होगा। इसलिए आज डिसाइड कर ही लिया था कि वो घर जाकर रहेगा। वेन अच्छा पैकिंग पता है कि तभी हुआ सब वेन के कम आता है। ये भाई अब क्या कर रहे हो? वही कहता है, अरे मैं पैकिंग कर रहा हूँ, मुझे घर जाना है। क्या? और कितना जल्दी घर जा रहे हैं? वैसे मैं एक महीने से यहाँ रह रहा हूँ और तुम पहले इतना जल्दी? देखा थोड़ा और दिन लिख जाते, ऐसे भी आप रहे से के तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इंग होसन को समझाता है कि उसका भी घर है, उसका खुद का मम्मी पापा है। विंग एक बार नाराज होकर चला आया तो क्या हुआ, उसे लौट कर घर वापस तो जाना ही है। विंग अपने घर में चला आता है। मिंगे और निहसंग उसे रोकते हैं, लेकिन विंग नहीं सुनता, क्योंकि अब ये विंग के ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में बात आ चुका था कि वो बार इतने दिन से किसी और के घर में रह रहा है। विंग उसको मिंजे ने एक मिंजे छोड़ के गया था। विंग मिंजे से कहा था कि वो उसे उसके घर के पीछे ही उतार दे, थोड़े डिस्टेंस पर, ताकि कोई ना देख पाए कि विंग किसके साथ था। मिंजे उसे उतार कर चला जाता है। विंग अपने सामान को लेकर अपने घर जाता है। विंग जब घर में जा रहा था तब उसने देखा कि उसके फादर और उसके माता डाइनिंग पे ही बैठा है। विंग चुपचाप वहां से जा रहा था और उसके पीछे ने कहा, अच्छा आ गए तुम? हमने तो सोचा था कि तुम्हें अभी प्रॉपर्टी से बेदखल करते। आफ्टर ऑल हम तो भूल ही चुके थे कि हमारा कोई डेटा भी है। क्या तुमको याद है हदी कि हमारा कोई डेटा है? मिस्टर वे मिसेस वे की तरफ देखता है, मिसेस में नाम में से भी ला देता है। विंग कुछ नहीं कहता, ऊपर अपना बैग रखने को ले चला जाता है। वो फिर से उसके पीछे से उसके फादर कहता है, क्या लिविंग जगह तुम्हें घर से निकाल दिया? वही हैरानी से अपने फादर की तरफ देखते हैं। हाँ, क्या बोला आपने? "हम्म, वही जो कि किसी ने सुना, मैंने कहा कि मिंजे इतने जल्दी किसी को अपने घर से निकाल दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वी को अब गुस्सा आ गया। क्या? मुझे घर से निकालेगा? आपको क्या लगता है उसने मुझे घर से निकाला? मैं खुद यहाँ आई थी, ये मेरा घर है, मैं यहाँ कभी भी आ जा सकता हूँ। तब फिर मिस्टर वी विंग को कहते हैं, अच्छा वैसे बात है, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें हर वक्त यहाँ एंट्री मिलेगा? घर में घुस गए ठीक है, लेकिन अपने कमरे में जाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें इस घर पे रहना है ना, तो फिर तुम्हें उस लड़के से शादी करनी होगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। फिंग कहता है, डैड प्लीज आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं किससे शादी करूंगा, किससे नहीं करूंगा, ये मेरी डिसीजन है। आप मेरी डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते। मैं तुम्हारा फादर हूँ, भूलो मत तुम। हाँ, और ये जो तुम ये सब कर रहे हो ना, ये सब कुछ छोड़ दो। तुम्हारा खुद का कुछ भी नहीं है, समझे? मैंने तुम्हारा कार्ड क्या ब्लॉक कर दिया, तुम्हें मिंजे के घर रुकना पड़ा। अगर मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर दूं, तो फिर मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम कहाँ जाओगे। विंग हैरानी से अपने फादर की तरफ देखता है। क्या आप मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल करने की सोच रहे हो? भूल कर भी मत सोचना, मैं आपको एक लौता बेटा हूँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, अच्छा तुम्हें अब भी याद आया कि तुम मेरे बेटे हो? जब तुम घर छोड़ के चले गए थे तब तुम्हें याद नहीं आया था? डैड प्लीज, मैं घर छोड़कर इसलिए गया था आपकी वजह से। अब मुझे एक ऐसी शादी में बनने के लिए फोर्स कर रहे हैं जिसको मैं चाहता भी नहीं था। आपकी वजह से मुझे हर बार अपने ही घर से भागना पड़ता है। अच्छा, तो तुम मेरी वजह से घर से भागते हो? हाँ, अगर आप मेरी हाँ, अगर आप मेरी शादी किसी और से फिक्स ना करते तो मुझे घर से भागने का नौबत कभी आता ही नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूँगा, तुम मेरे बेटे हो। इतने दिन में मैं ये तो जान गया हूँ कि मैं तुम्हें फोर्स करके कुछ भी नहीं करवा सकता। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो फिर तुम्हें कल से ऑफिस ज्वाइन करना होगा, कंपनी संभालनी होगी।
डैड, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तुम इस कंपनी का, मेरे प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस हो ना। तुम्हें अगर कंपनी संभालना नहीं आता तो फिर तुम वारिस कैसे बनोगे? हाँ, मुझे मजबूरन अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की के हाथों में अपने बिजनेस तो नहीं सौंप सकता जो कि मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के बिल्कुल की काबिल नहीं है। हाँ, विंग हैरानी से देख रहा था अपने फादर को और कह रहा था, डैड, सच में आप इम्पॉसिबल हो। मिस्टर वी अपने वाइफ से कहती है, देखो काउंसी, तुम्हें अपने बेटे को पैर लुटाना है तो तुम लुटा सकते हो, बेशक उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रा अपने इस लाडले को एक बात समझा देना, इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा तब मिलेगा जब ये कंपनी को ज्वाइन करेगा, कंपनी संभालने लायक हो जाएगा। उससे पहले मैं इसके नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखूँगा। अगर बाई चांस मुझे कुछ हो गया है ना, तो तुम्हारे नाम पर 5% प्रॉपर्टी जाएगा और बाकी चैरिटी में चला जाएगा। विंग अपने मदर की तरफ देखता है, जो कि उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। मतलब अब उसकी मदर को भी उसके फिक्र नहीं है, उसकी मदर अब उसके फादर की बातों में ही चली गई। विंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने पापा को कह देता है, ओके फाइन, ठीक है, डील पक्का रहा। मैं कल से कंपनी ज्वाइन करूंगा और आपको साबित भी करूंगा कि मैं लायक हूँ। क्योंकि बात अब विंग के ईगो पर जो चला गया था, उसके फादर ने उसे एक गैर जमींदार और एक इनकैपेबल कहा ना। विंग दिखा देगा अपने फादर को, अच्छे से प्रूव कर देगा कि वो कितना कैपेबल है। वो एक और एक बारी से इस बिजनेस का, इस फैमिली का, इस प्रॉपर्टी का एक लौता वारिस है और वो अपने नाम की जायदाद किसी को भी नहीं लेने देगा। वो बात अलग है कि वो भी चैरिटी करना चाहता है, लेकिन इतना चैरिटी वो नहीं करना चाहता कि वो खुद की प्रॉपर्टी, खुद के पैसे दूसरों पर लुटा दे और खुद एक भिखारी की तरह जिए। हर पैसे भी विंग को गरीब लोगों से सख्त नफरत है। विंग अगले दिन ऑफिस में जाता है। विंग ने कह दिया था कि वो ऑफिस ज्वाइन करेगा और अपने फादर को अपने आप को प्रूव करके देगा, और आज उसका पहला दिन था। विंग उठता है, अपने आप को फ्रेश करता है और फिर नीचे चला आता है। और विंग को इतने जल्दी, इतने सुबह उठते देखकर सभी लोग एक पल के लिए हैरान हो गए थे। जो सब सारे सर्वेंट्स थे वो विंग को पूछने लगे, यंग मास्टर, क्या हुआ? क्या हम अब कुछ हुआ है आपको? क्या डॉक्टर को बुलाए? क्यों? डॉक्टर की क्यों बुलाना? वो आप इतने सुबह सुबह, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं सुबह सुबह नहीं उठता। और तुम लोगों को किसने कहा मुझ पर इतना पैर लुटाने को? जाओ और अपना काम करो। तुम लोगों को काम करने का पैसा मिलता है, ना कि बकवास करने का। विंग बेहद गुस्से में आ गया था। विंग के फादर मदर खुद भी विंग को देखकर शौक था, लेकिन उन लोगों को पता था कि विंग का ईगो बहुत ही बुरा है। विंग अगर ईगो ने आकर कह दिया है तो वो वही करके दिखाएगा। और विंग के फादर ये सब खुद ही चाहता था। वो जानता था कि विंग के किस जगह पर वार करने से विंग उनके बातों को मान लेगा। उनको अपने बेटे का वीकनेस अच्छे से पता था और मिस्टर वी ने उसी का इस्तेमाल किया। ब्रेकफास्ट के बाद मिस्टर वी ने कहा, मेरे साथ चलोगे ऑफिस? नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। ये कह के विंग वहां से निकल गया। ऑफिस में जाकर सब लोग विंग को देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग को इससे पहले सब लोग बहुत ही कम देखा था। वो विंग कभी कभार आता था और किसी काम से आता था, और जब भी वो आता था वैसे चंकी फंकी बनकर ऐसा लगता था कि शायद वो किसी क्लब से या किसी पार्टी से आया है। लेकिन आज विंग को एकदम प्रॉपर ड्रेस अप के देखकर, एकदम फॉर्मल कपड़ों में देखकर सभी लोग चौंक गए थे। जो लोग विंग को जानते थे वो सब लोग शौक थे, और जो लोग नहीं जानते थे वो सब, कोई कोई विंग को एडमायर कर रहा था तो कोई कोई सोच रहा था कि ये इतना हैंडसम लड़का कौन है। मिस्टर वी विंग के आगे पहुंच गए थे। उन्होंने विंग के साथ सबका इंट्रोडक्शन कर दिया। सब मिलिए इनसे, ये मेरा बेटा वेबुसियन है और ये आज से इस कंपनी में काम करने वाला है। मेरी बात, अगर अगर इसने अपने आप को प्रूव करके दिखाएगा तो मेरी बात, ये मेरे कंपनी का हायर बनेगा और ओनर भी बनेगा। जो बात दिल विंग के थोड़ा सा अहम को ठेस पहुंच आया था।
क्योंकि सबके सामने उसके फादर उसे बेइज्जत कर रहा था। लेकिन विंग अपने करवाहट का गुण पी लेता है और अपने मन में अपने फादर को कोसता है कि मैं आपको एक ना एक दिन अपने आप को साबित करके ज़रूर दिखाऊंगा। विंग उस सभी एम्प्लॉय की तरह देख रहा था। उसके फादर एक एक करके सभी से उनका इंट्रोडक्शन करवा रहा था। सभी के साथ इंट्रोडक्शन करने के बाद विंग अपने केबिन में चला जाता है। विंग के लिए अलग से एक केबिन, विंग को उसका एक खुद का केबिन दिया गया था जिसमें वो अपने काम को करने वाला था। क्योंकि विंग को यहाँ का बेसिक भी नहीं पता था, इसीलिए विंग के फादर ने अपने ही खुद के एक एम्प्लॉय लान वांगजी से कहा था कि वो कुछ दिन तक विंग को सुपरवाइज करे, उसे ट्रेनिंग दे, जब तक कि विंग को बेसिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं हो जाता। विंग के फादर विंग के केबिन में आया और उसे कह दिया कि मैंने किसी को तुम्हें ट्रेन करने के लिए अपॉइंट किया है। उम्मीद है कि तुम उसके सामने मेरा सिर नीचे नहीं झुकाओगे। जो बात विंग और भी ज़्यादा ईगो में लग गया। अब विंग के सिर पे जुनून सवार हो गया, उसे करना है, इसका मतलब करना ही है। विंग ने कहा मुझे किसी की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप समझ लूँगा सब कुछ। लेकिन विंग के फादर विंग को अनसुना करके वहाँ से निकल गए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर स्टोरी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट पे बताना कि कैसा लगा। और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लाऊंगी। और पिछले वीडियोस में, पिछले फैन फिक्शन में जिन्होंने भी मतलब आप सबने जिसने कमेंट किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी को मेरी स्टोरी अच्छा लगा तो किसी को बकवास लगा, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे हर किसी का पसंद एक जैसे नहीं है। पिछले फैन फिक्शन इकोस ऑफ फ्रेंडशिप को लेके मुझे बहुत सारा कमेंट रिसीव हुआ था कि आप दोनों को ऐसे कैसे दिखा सकते हैं, विंग को वंगजी से अलग रखा, मतलब तरह तरह की कमेंट मिला था। लेकिन उसके लिए मैं बस यही कहूँगी कि ये लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव होता रहता है। और अगर हर फैन फिक्शन दोनों मतलब कि मैं सैड एंडिंग प्रेफर नहीं करती, मैं सबकी हैप्पी एंडिंग ही करूँगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि विंग और वांगजी दोनों ही जन्म के पहले ही मिल गए या फिर जन्म के बाद भी मिल गए। ये लाइफ है, हर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा डरावना फास्ट होता है, बहुत तकलीफ होता है, फिर जाके उसे वो इंसान मिलता है जो उसका केयर करता है, उसे पसंद करते हैं। और मैं अपने फैन फिक्शन में वही दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं मैं उसे ज़्यादातर रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रियल लाइफ भी कोई फूल से भरा हुआ नहीं है। हमें कांटों पर चढ़ के फिर फूल मिलता है। हर विंग और वांगजी डेस्टिन्ड है, तो दोनों का एक साथ मिलना तय होगा ही, चाहे विंग वांगजी को कितना भी टॉर्चर करे या फिर वांगजी विंग को कितना भी टॉर्चर करे। ये वांगसियन है और मैं वांगसियन को भले ही पहले किसी और के साथ दिखाऊं, लेकिन बाद में दोनों एक हो ही जाएंगे। लेकिन पहले दोनों को एक दूसरे के साथ दिखाकर बाद में मैं उन लोगों को किसी और के साथ नहीं दिखा सकती। आप लोग थोड़ा समझिए इस बात को। चाहे जो कुछ भी हो, मुझे अच्छा लगा कि आप सबने अपना राय बताया, अपना प्रीशियस टाइम लेके कमेंट किया, स्टोरी को पूरा सुना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।